दोस्तों, देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज आप स्वतंत्र हैं। आपका अपना संविधान है। आपके संविधान में आपको बोलने की स्वतंत्रता है और देख रहे हैं, जिसका जो मन करता है वो बोलता है। कितनी आज़ादी है। किसी भी नेता के बारे में, किसी भी मंत्री के बारे में, किसी भी व्यवस्था के बारे में सभी को कुछ भी कहने का अधिकार है। कितनी स्वेच्छाचारिता है। क्या ये स्वतंत्रता है? बोलने की आज़ादी दे दी गई तो क्या जिसका जो मन करे वो बोले? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर बोलने की आज़ादी का मतलब ये हुआ कि जाने बिना, समझे बिना, सोचे बिना अगर हम किसी के बारे में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इस स्वतंत्रता पर प्रश्न करना चाहिए। इस स्वतंत्रता पर प्रश्न पूछना चाहिए और सही उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। सही उत्तर के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। अगर वाकई आप कुछ भी बोलने के स्वतंत्र हैं तो जरा विचार करें कि क्या देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप पर्याप्त जानकारी रख लिए हैं कि आप देश की व्यवस्था के बारे में बोलने की स्वतंत्रता पा गए? कौन पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकता है? जो जिस विषय में जितनी जानकारी रखता है उतनी ही स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है। यही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होगा, वास्तविक उद्देश्य होगा। वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम जाने, माने, पहचाने, समझे, सोचे बिना जो भी मन में आया वो बोलते चले गए और आज़ाद महसूस करते हैं। वो इसलिए कि देश ने, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दे दी है। सोचना होगा। संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। लेकिन सोचें जरा, इसका लिमिटेशन नहीं है क्या? यह सीमित नहीं है क्या? कहीं भी आने जाने का तात्पर्य अगर आप ये समझ लें कि यहाँ से उड़ेंगे, अमेरिका चले जाएंगे और आपके लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी, तो क्या ऐसा होगा? अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक आपके लिए आपके संविधान ने अधिकार दिया है। तो क्या ये जानना कि आपकी स्वतंत्रता कहां तक है, यह आपका अनिवार्य विषय नहीं हो जाता? तो उसी तरह से जब हम देश के बारे में और विश्व के बारे में और अपने राजनीतिक प्रणालियों के बारे में कुछ भी जो मन करता है बोलते चले जाते हैं, तो क्या हमारी आवश्यक अनिवार्यता नहीं हो जाती कि हम सोचें कि हम इस व्यवस्था के बारे में कितने हद तक बोलने के अधिकारी हैं? वास्तव में आज स्वतंत्रता का सही मतलब समझने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब स्व का मतलब अपना, स्व का मतलब निजी और तंत्र का मतलब व्यवस्था, तंत्र का मतलब प्रणाली। अपनी प्रणाली से जो संचालित हो, अपनी प्रणाली से जो अनुशासित हो, अपनी व्यवस्था से जो बंधा हुआ हो, अपने अनुशासनात्मक क्रियाओं के द्वारा जो संचालित हो रहा हो, उतने हद तक की ही स्वतंत्रता स्वीकार्य होती है। किसी भी क्षेत्र में आप देखें कि आपकी स्वतंत्रता एक सीमित दायरे तक ही होती है और किसी भी क्षेत्र में देखें कि आपकी स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य अनुशासनात्मक आवश्यकताएं भी होती हैं। अगर आप सोचें कि आप स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहें वहाँ उछलें, कूदें, तो क्या आप 50 फीट की उछाल मार सकते हैं?
स्वतंत्र तो हैं, उड़ें उछलें नहीं। क्यों? क्योंकि आप धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, धरती के अनिवार्य आवश्यकता से बंधे हुए हैं। क्या अपने शरीर के तंत्र की प्रणाली के बारे में आप सोचते हैं? आपका शरीर अपने प्राकृतिक अनुशासनात्मक आवश्यकताओं के तंत्र से बंधा हुआ है, तो आप वो नहीं कर पाते हैं जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो ही कर पाते हैं जितने तक की प्राकृतिक स्वतंत्रता आपके लिए स्वीकृत की गई है। हाँ, अगर आप अपने अनुशासनात्मक प्रणाली को समझ कर के अपनी आंतरिक क्षमता को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो आप अधिकतम कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता को आज समझना इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि एक विद्यार्थी अनुशासन को छोड़ करके स्वतंत्रता का मतलब ये समझने लगता है कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे परीक्षा में तो पास हो जाएंगे, और वह किसी न किसी प्रकार के अनुचित और गैर जरूरी साधनों और संसाधनों के द्वारा परीक्षा तो पास कर लेता है, लेकिन क्या वह ज्ञान प्राप्त कर पाता है? अगर वो ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो क्या वह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होता है? अगर वह येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो भी जाता है तो क्या यही इतिश्री हो गई? क्या उसके जीवन की यही अधिकतम सीमा है? वास्तव में जरूरी तो ये है कि समझा जाए कि अनुशासन के बिना किसी भी प्रकार की सफलता संभव नहीं है, और परीक्षा पास कर लेना, कोई नौकरी प्राप्त कर लेना और खूब पद प्रतिष्ठा को अर्जित कर लेना ही सफलता का अंतिम मापदंड नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि आप अपने अंदर की आंतरिक प्रणाली को समझें। स्वतंत्र प्रणाली, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी भावनाएं क्या आपके नियंत्रण में हैं? अगर नहीं तो आप सुख की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। अत्यधिक अभिलाषाएं क्या आपको अनगिनत कुमार्ग पर नहीं ले जाती हैं? हम चारों तरफ देखते हैं, कहीं हिंसा का बोलबाला है, कहीं अतिक्रमण का बोलबाला है, कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो हम दूसरे को देखते हैं और समझते हैं कि हम कितने भ्रष्ट हो गए हैं। अब देखें कि अगर हम वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब समझना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को समझना होगा। हमारी इंद्रियां हमारी सफलता के मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमारी इंद्रियां हमारी असफलता के रास्ते भी बनाती हैं। ये जो इंद्रियां हैं उन मधुमक्खियों के समान हैं जो बाहर शहद को देख करके आकर्षित होती हैं, और वो शहद क्या है? शहद का मतलब कि बाहर का रूप, रंग, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा जो हमें बाहर दिखती हैं, और उन बाहर के आकर्षक वस्तुओं को, चीज़ों को देख करके हमारा मन प्रलोभित होता है, और उस प्रलोभन की पूर्ति के लिए हम अनगिनत असंवैधानिक रास्तों को अपना लेते हैं और फिर अपने लिए दुख का रास्ता बना लेते हैं। वास्तविकता क्या है? जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अगर हम चाहते हैं तो ये समझें कि अगर हम अपने अंदर ही शहद का केंद्र बना लें तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जिन्हें हम मधुमक्खी के रूप में कह रहे हैं, वो बाहर न जा कर के अंदर ही आएंगी, यानी आत्मनियंत्रण होगा। अगर हम आत्मा को देखें, अपनी अंतरात्मा की तरफ झांकें और अपने अंदर की कार्यप्रणाली को अनुशासित और एकनिष्ठ करना सीखें तो हम जो सफलता चाहते हैं वो पा सकते हैं। जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रशिक्षित करते हैं तभी हम किसी कला में दक्ष होते हैं। हमारा तात्पर्य यह है कि आज़ादी के चाहे जितने वर्ष बीत चुके हों,
हम कहते हैं कि हम 75 साल पहले आज़ाद हुए। मानव कब आज़ाद हुआ? मानव व्यवस्थाओं से बंधा है, मानव मजबूरियों से बंधा है, आर्थिक परेशानियों से बंधा है, सामाजिक बंधनों से बंधा है और तमाम तरह से देश और विदेश की नीतियों से बंधा हुआ है। भाषा की मर्यादा के तहत बंधा हुआ है, संस्कार की मर्यादा के तहत बंधा हुआ है। तो बंधन से मुक्त हो जाना स्वतंत्रता है कि बंधन में रह कर के अपने आप को सरलता पूर्वक जीवन यापन करने की कला सिखाना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का विषय पूरी तरह से आत्मनिष्ठ होता है, व्यक्तिगत होता है। हो सकता है कि जो व्यवस्था मेरे लिए स्वतंत्रताकारी हो आपके लिए बाधक हो, लेकिन वही बात उल्टी हो सकती है। जो बात आपके लिए बाधक हो वह मेरे लिए स्वतंत्रता हो सकती है। स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल देश की सीमा से नहीं लिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी आडंबरों के बंधनकारी तत्वों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का तात्पर्य लिया जाना चाहिए कि हम जिस व्यवस्था के अभिलाषी हैं, जिस सफलता के अभिलाषी हैं और जिस प्रकार से अपने स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं, उससे संबंधित आवश्यक अनुशासनात्मक प्रणालियों में सिद्धि प्राप्त करें। और इस तरह से हम जैसे जैसे अपने आप को अनुशासित करते जाते हैं उतना ही अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। जरा गौर करें कि आकाश में उड़ता हुआ पतंग जो लोगों के लिए बड़ा ही स्वतंत्र विचरण करता हुआ प्रतीत होता है, क्या वह पतंग उड़ाने वाले के हाथ से, परेत से, उसकी डोर से पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है? अगर पतंग को डोर से छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो क्या पतंग आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकेगी? निश्चित ही नहीं, क्योंकि आकाश में उड़ते हुए पतंग की स्वतंत्रता तभी तक सीमित है जब उसकी डोर उड़ाने वाले के हाथ में कस करके बंधी हुई है। आज विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि पानी से बिजली बना लेता है। क्या पानी से ऐसे ही बिजली बना लेता है? ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है? अगर उसके अंदर के अनुशासनात्मक क्रियाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि कदम कदम पर अनुशासन की मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है, वरना पानी से विद्युत बनने की कल्पना कोरी कल्पना ही रह जाएगी। और रह गई होती अगर वैज्ञानिक इतने अनुशासनात्मक तरीके से पानी से बिजली बनाने की नियमावलियों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम एक टीम के रूप में देखें, अगर हम क्रिकेट की टीम के रूप में देखें कि भारत अमुक मैच जीता, विश्व विजयी हुआ, तो क्या केवल अभिलाषा करने से विश्व विजयी हो जाते हैं? नहीं। गौर करिए कि वो खिलाड़ी एकजुट होकर के, अनुशासनबद्ध होकर के, प्रतिज्ञापूर्वक, प्रतिष्ठापूर्वक और बड़े प्रयास पूर्वक जब एकजुट होकर के काम करते हैं, प्रयास करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, तब जाकर के कोई टीम विजय प्राप्त करने की हकदार होती है। और जब विजय मिल जाती है तो लोग उसे कहते हैं कि यह टीम विश्व में नंबर 1 है और इसे कोई हरा नहीं सकता। अब वही टीम जब किसी दूसरे टीम से कोई मैच खेलती है तो वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है। इसका मतलब क्या कि क्या उसे विश्वास है, क्या उसके पास गारंटी है कि विश्व विजयी टीम दूसरे टीम से हारेगी नहीं? नहीं, उसे विश्वास नहीं है। उसे अभी भी इस बात का भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ, हम जीत सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम जीत जाएंगे। क्योंकि स्वतंत्रता तभी तक जारी रहती है जब तक अनुशासन चलता रहता है। अनुशासनहीनता स्वतंत्रता के संदिग्ध कर देने के लिए पर्याप्त होती है।
किसी भी क्षेत्र में देखें, विद्यार्थी अपने अध्ययन के क्षेत्र में देखें, व्यापारी अपने व्यापार के क्षेत्र में देखें, समाज सेवी अपने सेवा के अर्थ में देखें, और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिज्ञ जरा इस बात पर गौर करें कि हम जिस स्वतंत्रता के लिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या हम वाकई इस देश को स्वतंत्रता की राह पर ले जा रहे हैं। वैश्विक व्यापार की प्रणालियां हों या देश में समरसता की भावना को उपजाने की शक्तियां हों, या हम आपस में जो टोटल इंटेग्रिटी लाने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से अपने को सेक्युलर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ईमानदारी पूर्वक हम अपने राजनीतिक प्रयासों में सफल हो पा रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं, क्योंकि हम कहीं न कहीं कुछ अनुशासनात्मक क्रियाओं में पीछे रह जा रहे हैं। गौर करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, आत्ममंथन करने का विषय है कि वाकई अगर हमने अनुशासन को सीख लिया, आंतरिक बद्धता की अनिवार्यताओं को सीख लिया, तभी हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं, तभी हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाना कारगर होगा, प्रासंगिक होगा। आइए चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि स्वतंत्रता क्या अनुशासन से परे है, कि अनुशासन के बिना स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। क्या संभव है। निश्चित ही आप विचार करेंगे, और मेरा तो मत यही है कि अनुशासन अनिवार्यता की आवश्यक और प्राथमिक सीढ़ी है। विचार करें, चिंतन करें। धन्यवाद।